कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात करें तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं और अब जैसा कि बताया जा रहा है कि हल्फ बर्दारी की जो रस्म है वो बुधवार को हो सकती है। प्रेसिडेंट्स रूल जो जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से 2019 से था वो भी मुकम्मल हो गया, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। एक लंबे वक्फे तक हम जो हैं जम्मू कश्मीर के लोग वो प्रेसिडेंट के रूल के अंडर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहा है काफ़ी, क्योंकि हमने देखा 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, 6 साल के बाद अब सरकार बनने जा रही है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला इलेक्शन है। ये पहला इलेक्शन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो एक वक्त में जम्मू कश्मीर में होता था, जिसकी वजह से यहाँ की असेंबली जो है सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड असेंबली मानी जाती थी पूरे हिंदुस्तान में, और उसके बाद ये असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अब वो जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब इसके साथ नहीं है। तो क्या टेक अवेज हैं इस इलेक्शन से, क्या कुछ नई चीजें जो हैं हमें देखने को मिली, इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर लाइव स्टूडियो में मसूद हुसैन, जो कि कश्मीर लाइव के एडिटर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। इंटरेस्टिंग इलेक्शन था, काफी मुख्तलिफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही शॉर्ट था जी। 3 फेज में हुआ, पहली बार शायद ऐसा हुआ कि 3 फेज में जो है 90 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं। पहली बात ये कि जो पिछले 30 बरस में जो भी इलेक्शंस हुए 90 से लेकर इनफैक्ट 1995 से ही जब लोकसभा हुआ उनका इलेक्शन हुआ, उससे पहले सब इलेक्शन एक ही दिन में होते थे। अच्छा। उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके इनको फेजेस में डिवाइड करते रहे, लेकिन ये पहली बार है कि इतने कम टाइम में, मतलब पूरा 1 महीने में ही ऑलमोस्ट हो गया सारा, और 3 फेजेस में हो गया जी। तो ये एक और एड ऑन है इसमें जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने भी कहा कि काफी कम वक्त में हुआ, अगर हम नोटिफिकेशन से काउंटिंग तक देखें तो बहुत शॉर्ट स्पैन है, बहुत शॉर्ट स्पैन में तमाम चीजें हो गई। शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी उस तरीके से तैयार नहीं थी। अक्सर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं यहाँ के वो भी कहते हैं कि क्या क्यों ये ऐसा हुआ। चले वो एक मुख्तलिफ चीज है। अगर हम टेक अवेज की बात करते हैं इसमें, तो क्या बड़े मेजर टेक अवेज हैं जो इस इलेक्शन से लिए गए? सबसे बड़ा टेक अवे तो है कि काफी टाइम से जो तातुल रहा कि सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रही, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रही, वो तो अब फाइनली हो ही रहा है। लेकिन वो तो अल्टीमेट रिजल्ट होना ही होना था भाई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज थी जो पहले पोलिस्टर्स थे या एग्जिट पोल्स थे या बजाय खुद पॉलिटिकल पार्टीज जी, वो सब समझते थे कि ये हंग हाउस होगा। बिल्कुल, इसमें किसी को कोई से नहीं रहेगी कि ये इतनी दाल इतने जूतों में बटेगी कि समझ में नहीं आ जूता किसके हैं, वो दाल किसकी है, यानी किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। और ये बेसिकली यहाँ का जो इलेक्टोरेट है उनका एक मैच्योरिटी इंडिकेट करता है कि वो समझते हैं कि मामले की नज़ाकत क्या है। बिल्कुल। तो इस मामले की नज़ाकत समझते समझते एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की सियासत में आ गया। वो ये कि सिंगल पार्टी सिस्टम अपरेंटली वापस आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि 77 में या 1983 में 83 का इलेक्शन बेसिकली एक सिंपैथी इलेक्शन था, क्योंकि शेख साहब चल बसे, तो जब फारूक साहब ने लड़ा तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला। या उसके बाद देखें तो पोस्ट मिलिटेंसी 96 का जो इलेक्शन था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी है, भी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी है। तो इनफैक्ट बिग डैडी ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स जिसको समझ कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 सदी से ये पार्टी महित रही कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर। तो अब की बार पहली बार ये फिर वापस आ गई और इसका जो एक साइकिल मुकम्मल हो गया। मतलब 96 में उन्होंने फुल मेजॉरिटी से शुरू किया, तो ग्रेजुअली आप अगर देखेंगे एक इलेक्शन में कुछ ना कुछ खोता रहा इस पार्टी से। पहले जम्मू इसने कांग्रेस को दिया या मैक्सिमम कांग्रेस को मिला वहाँ से। उसके बाद एक अल्टरनेटिव के तौर पे पीडीपी इमर्ज हो गई, फिर कोलिशन पॉलिटिक्स हो गई। एक कोलिशन हमने देखी पीडीपी और पीडीपी के बीच में, दूसरी कोलिशन देखी पीडीपी और कांग्रेस के बीच में, तीसरी कोलिशन जो
बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिक रही वो पीडीपी और बीजेपी के बीच में। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि जब इनको इतने नंबर्स मिले, और कोई शायद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन रहनुमाओं से मैंने बात की वो भी खुद मतलब शॉक तो नहीं थे, सरप्राइज थे कि ऐसा मैंडेट उनको मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मिल ही गया। लेकिन ये शायद शुरुआत है एक नए मंजरनामे में, एक नया मंजरनामा। कश्मीर एक डिफरेंट सिचुएशन में लैंड कर गया है, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो सिचुएशन नई उभर आई है उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा हिस्टोरिक मैंडेट मिल गया, ये बड़ा टेकन है। इसमें एक और चीज है सर कि जैसा अगर हम इसको बारीकी से देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब दूसरी एक ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जिनके पास हिंदू मेजोरिटी भी है, बीजेपी के है तो जी, तो 5 ये एमएलए basically जिनके पास हिंदू है। ये इंक्लूसिव है जी, मतलब अगर जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी ये कहे कि वो रिप्रेजेंट करते हैं सब फेथ्स को, सब ये जो एथनिसिटीज को ethnicities होते हैं। या सब ट्राइब्स को, तो या सब रीजन्स को, मतलब सब तो नहीं कह सकते लेकिन उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो गया। लेकिन इंक्लूसिविटी जो है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो उनके पास ऑलरेडी 2 मेंबर थे, 3 और मिल गए, तो 5 हैं उनके पास मेंबर। अब जो नॉमिनेशन हो रहे हैं उनमें भी उनका हिस्सा होना ही होना है, तो उसमें भी कुछ और लोग और आ जाएंगे। तो ठीक ठाक के हिसाब से उनका जो मैंडेट है वो बहुत बेहतर है। जो एक चीज इस इलेक्शन में और देखी गई वो ये थी कि जैसे आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी बन के फिर से सामने आ गई, एक लगभग 30 साल के बाद जो साइकिल है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन इनके पास जो मेजॉरिटी सीट्स थी वो या तो कश्मीर से थी या तो पुंछ रजौरी पीर पंचाल इलाके से थी। जम्मू पे उतना कंट्रोल नहीं है, जहां से इन्होंने कांग्रेस को सीट्स दी थी वहां बीजेपी ने वापस रिटेन किया है अपना जम्मू बेल्ट, और बहुत बेहतर तरीके से इस बार किया है। अगर हम वोट शेयर के हिसाब से भी देखेंगे तो बीजेपी नंबर 1 पे है। तो इस चीज को किस तरीके से देखें? देखिए इसमें इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि जो प्रिपोल अलायंस इन्होंने किया था कांग्रेस के साथ, कांग्रेस एक सेकुलरिज्म की दावेदार पार्टी है, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर के हवाले से मामलात रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जब कांग्रेस का रूल था या जब बीजेपी का रूल था, तो उस हिसाब से एटीट्यूड और अप्रोच में 19-20 का फर्क है। लेकिन खैर कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और काफ़ी काम किया भी उन्होंने। लेकिन अब की बार जब उन्होंने पीपल अलायंस उनके साथ किया तो उम्मीद ये थी कि कांग्रेस काम करेगी जम्मू के उन इलाकों में जहां बीजेपी का बेहतर रिस्पांस रहा है। लेकिन हुआ इसके बरक्स। अब जो सिचुएशन आपके सामने है तो उनमें से कांग्रेस की 6 सीटों में से 5 कश्मीर से आई है और एक राजौरी से आई है, और जो मेन जम्मू है कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मतलब ये एक ऐसा अलायंस बन गया जिसमें लग रहा है कि मतलब कांग्रेस एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोड़ी पर सवार थी और पीछे बैठ के आगे आ रही थी। तो अगर शायद अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस अलायंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ठीक ठाक नुकसान हो गया न्यूमेरिकली। मतलब बाकी जो मामलात हैं उसमें तो ये अलायंस शायद इस वजह से हो गई, इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सिचुएशन को अप्रोच करने से थोड़ा गुरेज कर रही थी, कुछ अप्रेंशंस थे जिसको अगर हम क्रूडली कहें तो डर शायद था। या दूसरी वजह हो सकती है कि बेसिकली कोई एक नेशनल पार्टी होनी चाहिए यहाँ की रूलिंग सिस्टम में जो इनकी आवाज बड़े फोरम्स पे बड़ी आवाज के साथ, जैसा कि वो कहते हैं कि हम इंडिया ब्लॉक का लार्जर कॉज के लिए। तो ये 2 वजह हैं। तो एक तो ये रहा। दूसरा, कांग्रेस की जो कंप्लीट मिजरेबल सिचुएशन रही जम्मू में काम करने को। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी और यहाँ के जो आम लोग हैं उन्होंने भी कहा कि ये कांग्रेस कश्मीर में क्यों काम कर रही है, इनको तो जम्मू में काम करना चाहता। और वो वही बात उमर अब्दुल्ला ने भी बताई कि जब उसने राहुल गांधी, जब उसके दोस्त भी हैं, उनको बता दिया था कि अब जरा जम्मू पर फोकस करो, लेकिन नहीं कर पाए। खैर आउटकम तो वाज़ेह है। जो भी बीजेपी जम्मू जो
हिंदू बेल्ट है उससे नंबर 1 होके आ गई है। पिछले 5 साल में जब नया कश्मीर का रोल आउट शुरू हुआ तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इसका रोल आउट जो होगा प्रिंसिपल विक्टिम इसका जम्मू रहेगा, और जम्मू ने उस बात का इजहार किया भी। वो सड़कों पर आए भी कुछ मामले लेकर, चाहे दरबार मुंह हो, बिजनेस के मामलात हों, सो इन्वेस्टमेंट कोट अनकोट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ बातें हों, जो भी वो चीज़ें थी वो सामने सड़कों पर आ गई, और एहतजाज भी कई बार हुआ जम्मू चैम्बर में। और इससे ये और फिर जब लोकसभा का इलेक्शन हो गया तो उसमें कांग्रेस ने वोट शेयर बेहतर लिया था इन कंपैरिजन टू द अर्लियर परफॉर्मेंस दे हैड रिकॉर्डेड। लेकिन जब असेंबली की बात आ गई तो इन चीज़ों में से कोई चीज़ चली भी नहीं। इनफैक्ट बीजेपी में जिन लोगों से हमने बात की थी इलेक्शन की शुरुआत में, तो उनका ख्याल था कि शायद वो अगर 20 क्रॉस कर पाए तो बड़ी बात है। लेकिन बाद में उन्होंने जो कश्मीर स्पेशलिस्ट पार्टी में हैं उनको मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर का इलेक्शन ओवरसी करने के लिए, तो उसके बाद कुछ तो जादू हुआ जिसका हमको भी पता नहीं, लेकिन कुछ जादू हुआ कि कोई मतलब मेरे जादू से ये मतलब ना ले लें कि कोई वोट चोरी होगी। इस इलेक्शन में मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैनेजमेंट तो ठीक है, वो तो प्रीपोल में होता है, लेकिन इलेक्शन में लोगों के मैंडेट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। तो जो इनको मैंडेट मिला वो मैंडेट वाकई है उनके पास। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गिले शिकवे सब कुछ छोड़ के जो मखसूस बेल्ट है जम्मू का, उन्होंने बीजेपी को चुन के असेंबली में भेजा 29 सीटों पर। बिल्कुल। और कई सारे बड़े नाम हमने देखे कांग्रेस के जो बहुत बुरी तरीके से हार गए। जैसे अगर लाल सिंह की बात करते हैं, वो अपनी सीट पे तकरीबन 16,000 के मार्जिन से हार गए। तो 16,000 एक बहुत बड़ा मार्जिन रहता है, और उस इलाके से जहां से जब एक वक्त था कि उनकी रैलीज निकलती थी तो हजारों की तादाद में लोग उनके साथ, ट्रैफिक जैम होते थे कई घंटों तक। तो बड़े बड़े लीडर्स हैं, रमन बल्ला हार गए, वैसे ही ताराचंद हार गए। तो कई सारे बड़े नाम हैं कांग्रेस पार्टी के जो हार गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद फैक्टर ने भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं चिनाब रीजन या पीर पंजाल में इम्पैक्ट किया? देखिए, किसी हद तक इसको आप वजन में ला सकते हो, लेकिन अगर आप इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली होता है नंबर्स। अगर गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी ने इम्प्रेसिव नंबर्स लाए होते इस इलेक्शन में, तो आप उस बात को कंसिडर कर सकते थे कि ये बड़ा इम्पैक्ट रहा इसमें से। लेकिन हाँ, ये बात है कि कुछ लोग जो पहले आज़ाद साहब के साथ कांग्रेस को डेजर्ट करके गए, फिर कुछ टाइम के बाद वहां से भी वापस आ गए और कांग्रेस में आ गए। ताराचंद की बात देखें, या इसके अलावा भी कुछ और लीडर हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, हाँ, जैसे इंदरवाल से सरूरी साहब। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता कि उतना शायद पार्टी में कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट न्यूमेरिकली लग नहीं रहा है। हो सकता है कि असर हो, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद साहब इमर्ज हो जाते तो दिखता, तो फिर ये बात जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे बेसिकली ये सिंपल मामला है कि जम्मू में जो जिन बेल्टस ने बीजेपी को सपोर्ट किया, उन्होंने दिल से सपोर्ट किया, और उनका दिल और दिमाग बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में था। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। तो अगर कश्मीर में देखते हैं मसूद साहब, यहाँ की जो ट्रेजेक्टरी रही है पीडीपी की, 2002 से में 16 सीट्स, 2008 में 21 सीट, फिर 2014 में 28 सीट, वो विद टाइम ग्रो होते गए। लेकिन उसके बाद वो टॉप पे पहुंच के ऐसा गिरे कि शायद रिकवर होने में काफी वक्त लगेगा। क्या रीजन है कि पीडीपी इतना नीचे चली? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सियासत में इररिलेवेंस कभी होती नहीं है। आपका लेटर हेड मौजूद रहे, वही बात है, ठीक है। तो सियासत में उतार चढ़ाव नॉर्मल होता है। ये बात जो इस वक्त आप पीडीपी की कह रहे हैं, ये कभी एक जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी था, जब ये पिछले 2 इलेक्शंस में एक मखसूस नंबर ही ले पाए, उससे ज्यादा नहीं ले पाए, डिस्पाइट बीइंग हिस्टोरिक। लेकिन जहां तक ये सिर्फ पीडीपी का मसला नहीं, मामला है कि आपने लोकसभा में देखा होगा, लोकसभा के इलेक्शन में
बीजेपी बड़ा फैक्टर इमर्ज होकर आ गया कश्मीर की सियासत में। जी हालांकि बीजेपी इलेक्शन लड़ नहीं रही थी कश्मीर में, बिल्कुल। लेकिन मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी थी जिसने बीजेपी के नाम का इधर उधर करके इलेक्शन नहीं लड़ा। मतलब कोई मैनिफेस्टो नहीं था किसी पार्टी के पास अपेरेंटली, और मैनिफेस्टो होने की शायद जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जिस ऐवान में हम 5 लोग भेजते हैं उस ऐवान में उनको हो सकता है कि 1 घंटे बात करना पड़े पूरे साल में, तो वहां कुछ ज्यादा होता नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैनिफेस्टो ना हो। इलेक्शन सब लड़े गए, इधर यू आर विथ बीजेपी और अगेंस्ट बीजेपी, उस बात पर। और असेंबली इलेक्शन में लग रहा था शायद कश्मीर में इलेक्शन उन बातों पर नहीं लड़ा जाए, लेकिन हकीकत है कि ये डोमिनेंट फैक्टर फिर भी रहा। पीडीपी पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने 2014 में बीजेपी के साथ साझेदारी करके बीजेपी को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। शायद ऐसा नहीं होता, मतलब ये सोच है, ये बहुत सारे सियासतदानों ने अपनी तकरीरों में बता दिया। तो एक फैक्टर था ये पीडीपी को नीचे करने में। दूसरा उनका जो अपना फैक्टर है कि 2018 में जब हुकूमत गई उनकी, बीजेपी की जब चली गई, तो उसके बाद पीडीपी मतलब रोज खबर बनती गई कि आज वो चला गया, ये चला गया। और वहां बाद में शायद एक जमाना ऐसा भी था कि लोग मजाक कर रहे थे कि पीडीपी में अब महबूबा मुफ्ती है और उसका भैया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 सीट ले लिए, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। हालांकि उनके उस पार्टी में अपने अंदर वाले मामले भी शायद हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, वो शायद वक्त पे सामने आ जाएंगे। हर पार्टी में अपने अपने मसले होते हैं। लेकिन ये सिर्फ पीडीपी ही नहीं थी जिनको बीजेपी के साथ किसी एसोसिएशन के हवाले से ये वक्त देखना पड़ा। मतलब अगर आप देख लेंगे 2019 के बाद हमने एक सीरीज ऑफ पार्टीज देखी इमर्ज होते हुए। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अल्ताफ साहब की पार्टी आ गई। हमारे यहाँ आजाद साहब 50 साल तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी नेशनल पार्टी बनाई। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनको कहा था कि आप बड़े लीडर हैं, आपको छोटी जगह में बड़ी पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, आपको बड़ी पार्टी को बड़ी जगह लेना चाहिए था। लेकिन अमलन वो जम्मू कश्मीर के लिए का ही एक स्टार्टअप साबित हो गया पॉलिटिकल स्फीयर में। मतलब वो पार्टी भी अपना खाता नहीं खोल पाई। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भी कुछ इल्ज़ाम था कि ये उनके साथी हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में सजाद साहब बीजेपी के कोटे से मंत्री थे जम्मू कश्मीर की हुकूमत में, तो उनको किसी तरह से अपना सीट तो बच गया, लेकिन कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग नहीं रहा, आप समझिए। तो इसी तरह जो हमने एक नई कोशिश देखी थी सियासत में, जब रशीद इंजीनियर के साहबजादों ने महज इस बात पर इलेक्शन लड़ा कि हमारा बाप जेल में है, तो किसी तरह से अपना वोट दे दो, वो छूट जाएगा। तो जब वो कामयाब हो गया तो उसी बुनियाद पर उनकी पार्टी जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेना चाहते थे, तो इंजीनियर रशीद जब जेल से बेल पर आ गए 20 दिन के लिए, तो उन्होंने ज़बरदस्त कैंपेनिंग की। लेकिन बाकी पार्टियों ने कहा कि ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वोट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का फैक्टर रहा वो कश्मीर की सियासत पर ज़बरदस्त असर अंदाज हो गया इस बार भी। और कोई भी पार्टी जिन पर उनके साथ किसी भी ताल्लुक का शक था, उन सब को किसी न किसी तरह से कश्मीर वोटर ने रिजेक्ट कर दिया। यानी जम्मू का वोट प्रो बीजेपी है, बीजेपी के लिए है, और कश्मीर का वोट अगेंस्ट बीजेपी है। ये मतलब इससे एक नई सूरत हाल उभर आ गई। मतलब इससे एक नई सूरत हाल ये उभर आई कि मतलब अब अगर आपको जम्मू कश्मीर अब लद्दाख नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जो उनकी सीटें हैं बीजेपी मतलब जम्मू को जो डिलिमिटेशन में 6 सीटें बढ़ गई हैं उनकी, है ना, 43 हो गई हैं शायद जी, 43, तो यहाँ 47 है। तो 6 सीटों का जो उनको इजाफा हो गया। अगर जो बहुत सारे जमा तफरीक करने वाले लोग जो हैं वो कह रहे थे कि जो बीजेपी की पिछले नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं अगर आप डिलिमिटेशन ना देखें तो, क्योंकि डिलिमिटेशन की 6 सीटें जो बढ़ गई हैं 5 उनके खाते में आ गई हैं।
ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये मसला भी हो गया कि आपके यहाँ अब दो पार्टीज हैं। एक रीजन में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआईएम, आप और तीन इंडिपेंडेंट और मान लो पीडीपी, ये सब एक तरफ है। और दूसरी तरफ से जो जम्मू से इलेक्ट होके आ गई है बीजेपी, उनके पास 29 सीटें हैं। तो क्योंकि कश्मीर एक जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, इसकी हेट्रोजेनिटी जो थी, मतलब इसमें होमोजेनस पूरा इलेक्टोरेट नहीं है, तो इसमें हमेशा ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह से दोनों खुतों को साथ लेके चलना। लेकिन पिछली बार तो हुआ, लेकिन उसके कास्टर्स देखकर, जब 2014 बीजेपी और पीडीपी ने तब इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ ही लड़ा था। बिल्कुल। और जब वहां से उनको मैंडेट मिल गया तो इन्होंने उनके साथ अलायंस कर दी। अब उसके कास्टर्स देखकर मुझे नहीं लगता कि ये जो इमर्ज यहाँ पॉलिटिकल फोर्स वन पार्टी सिस्टम में आ गया, हालांकि अलायंस कहलाएंगे, है तो एक्चुअली ये वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को शायद हुकूमत में आने की भी जरूरत है, नहीं आनी चाहिए, मतलब आना नहीं चाहिए, क्योंकि उतना मैंडेट नहीं है उनको। बिल्कुल। तो खैर ये सियासत की अपनी मजबूरियां हैं, वो क्या करेंगे, वो फैसला थोड़ी मुझसे पूछ के करेंगे। लेकिन अब की बार मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू का जो ये बेल्ट है 29 सीटों वाला बेल्ट, वो अकोमोडेट हो जाएगा। अब अगर वो अकोमोडेट नहीं हो जाता है, ये बात सही है कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में जो हमारा स्टेटस भी डॉरफुड है, हमारा चीफ मिनिस्टर भी डॉरफुड है बाय वे ऑफ अथॉरिटी एंड नंबर ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, अथॉरिटी तो है, पावर, एक्सरसाइजिंग पावर। तो वो तो अकोमोडेट हो जाएंगे बाय अदर मीन्स, बट हुकूमत में शायद उस तरह अकोमोडेट नहीं हो जाएंगे। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा आने वाले दिनों में, वो देखने की बात है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक चैलेंज है कि वो ब्रिज कैसे बने जम्मू और कश्मीर के बीच में। वो मतलब अभी तक जो उमर साहब ने शुरुआत जो की, वो अपरेंटली रिकंसिलिएटरी लगा है कि मतलब अगर आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 5 बार हलफ उठाया उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने कई बार ये कह दिया पिछले कई दिनों में कि ये जो सरकार है ये एक रीजन या एक तबके या एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है, ये सरकार जो होगी सबकी होगी, हर एक का ख्याल रखा जाएगा। और मुझे जो लगता है कि मतलब इतने बरस से जो मैं देख रहा हूँ यहाँ की सरकारें किसी रीजन को इग्नोर डिलिबरेटली कर ही नहीं रही है, लेकिन मामला इवेंचुअली बाद में होता है कि आपकी सरकार में मेरे कितने मंत्री हैं। सियासत का महवर और मरकज होता है किसी तरह से एमएलए बनना, और अब आप एमएलए बन गए तो उसके बाद होता है हदफ मंत्री बनना। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। उम्मीद है कि ये कन्फ्रंटेशनिस्ट सिचुएशन ना रहे, बिल्कुल। लेकिन अगर जम्मू रिएक्ट करता है किसी तरह से इसको, तो उसका मतलब है कि सूरत हाल आने वाले दिनों में उतनी बेहतर नहीं रहेगी जितना कॉपरेशन में रहा जा सकता। बिल्कुल। तो ये कई सारे टेक अवेज, जैसा आपने कहा कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीटीपी है। मैं आखिर में आपसे सिर्फ एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने उसका जिक्र किया इशारतन, लेकिन इस इलेक्शन में हमने देखा कि एक बहुत लंबे वक्त के बाद जो है इंडिपेंडेंट्स काफी आ गए, तकरीबन 350 इंडिपेंडेंट थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, और महज 7 इंडिपेंडेंट जो है जीते, और वो भी अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी बड़ी पार्टी से निकल के ही बाहर आए थे या कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। तो वो इतना शोशा क्यों था, इतना शोर क्यों था इंडिपेंडेंस को? देखिए, अगर आप इलेक्शन को देखते हैं या जमहूरियत को देखें तो ये मतलब इलेक्शन जो होता है उसको कहते हैं नाइज ऑफ डेमोक्रेसी जी। तो अब इस शोर को और ऊंचा करने के लिए आपको जितने सारे मुंह चाहिए, जितने सारे तबले बजाने चाहें, जितने सारे नगमे और डांसेस करने चाहें ताकि शोर और ऊंचा हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल हर्ज नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में जब भी इंडिपेंडेंट्स का ज़्यादा रोल, नंबर ज़्यादा रहता है, तो लगता है कि शायद ये सिस्टम का पोल रिगिंग का स्टाइल है। लेकिन अगर वो कामयाब होते, लेकिन हकीकत ये है कि
ये लोग ये फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन टाइप के लोग होते हैं, इनका कुछ ज्यादा नहीं रोल होता है, इनकी लिमिटेशन होती है इन्फ्लुएंस की। या मतलब आपके यहाँ ऐसी भी पार्टीज हैं जो कोई भी इलेक्शन नहीं होगा जो उन्होंने लड़ा नहीं होगा, और कोई भी इलेक्शन नहीं है जिसमें उनकी जमानत जब्त नहीं होगी, और कोई भी इलेक्शन नहीं होगा जब उन्होंने नहीं कहा कि हमें हराया गया। आप समझ गए जी? आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ये है, अगर आपने, वो कहते हैं ना, वो गालिब ने कहा है कि मतलब पेशे के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। ये वही रुसवाई है जी, जी, जी। कोई इलेक्शन, कोई सियासत में दाखिल हो गया, फिर इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो कौन सा सियासतदान है, फिर करेगा क्या तो ये चीजें हैं। लेकिन अब जो इंडिपेंडेंस में ज्यादा इजाफा आपको लगा, वो शायद रशीद इंजीनियर की पार्टी से लगा, क्योंकि उसने 32 लोग वो भी थे, और बाकी कुछ लोग अपनी एम्बिशंस होते हैं, और कुछ मुल्क में बहुत सारी पार्टीज ऐसी भी होती हैं, मतलब आपने वो लोक शक्ति, जनशक्ति, समाजवादी, उनकी जब उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं कि क्या हम पान इंडिया पार्टी हैं कि नहीं, तो किसको मैंडेट दे देती हैं, शायद कुछ मदद भी करते हैं, चलो इतने में ये बनाओ, फ्लैग बनाओ, गाड़ी ले लो, वो चीज करो, ये चीज करो, तो इन्हीं से ये नंबर इन्फ्लेट होता है। अगर इनमें से किसी की विनिंग चांसेस होती हैं। अब जब जो सबसे बड़ा मामला हुआ इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंस के हवाले से, वो हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इतिहाद से। जब उन्होंने इतिहाद किया तो इतिहाद मुफ्त में नहीं आता, आपको कुछ देना है, आपको कुछ नुकसान भी होते हैं, जो वो नुकसान जो है, हालांकि उन्होंने रिकवर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सूझबूझ वाली पार्टी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जहां उनको लगा कि उनको कांग्रेस को दे, मुझे नहीं पता कि ये पार्टी बाय डिजाइन हुआ या इंडिविजुअली हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि जब आपको कोई सीट कांग्रेस को कंसीड करनी है, यहाँ आपका कैंडिडेट पावरफुल है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप चुपके से अपना जो आपका बंदा है जिसके विनिंग चांसेस हैं, उसको कहते हैं आप इंडिपेंडेंट लड़ो, क्योंकि उनको पता होता है। तो ऐसी कई सीटें हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की, और वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएंगी वही पार्टी में ही बात। हाँ, अब कुछ चीजें जैसे बीजेपी में हुआ, शायद चंद एक सीट्स में जहां उनको लगा कि उनके साथ ज्यादती हो गई, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता और वापस नहीं गए। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिचुएशन है। मुझे लगता है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है पीडीपी की एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि मतलब नायक साहब बहुत सीनियर लीडर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उसके वोट कहाँ से आ जाएंगे पीडीपी से आप, या वहां दूसरा कैंडिडेट था वो डॉक्टर बैर जी, जो एक बार हुए, और जिनके वो हाल ही में मिले भी उमर अब्दुल्ला साहब। हाँ, तो मतलब ये सब, या शोपियान में देखो शिविर कर ले, वो तो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो आ जाएगा ही वापस, आज नहीं कल परसों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ चांसेस हैं। अब ये 5 साल तक है सियासत में, एक एक दिन नहीं गिना जाता, एक एक घंटा गिना जाता है सियासत भाई। तो दूसरी आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कि इस इलेक्शन ने एक और मिथ को एक्सप्लोर किया, वो ये कि मैंने भी कहा आपको, जम्मू कश्मीर एक हेट्रोजेनस, जहाँ मुख्तलिफ एथनिसिटीज, फेथ्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो एक कोशिश हुई, वो डेली फाट लाइन होती है। अब देखते हैं कभी कभी लोग सेक्ट की बुनियाद पर डिवाइड होते हैं, मतलब बरेलवी देवबंदी की बुनियाद पर, शिया सुन्नी की बुनियाद पर, आप समझिए मेरी बात। इसी तरह गुजर बकरवाल, इसी तरह पहाड़ी गुजरी। तो ये बहुत सारी जो डिविजन्स रहे, मतलब एक सोच थी कि शायद पहाड़ियों को मिल गया एसटी स्टेटस, तो इससे अब वो उन्हीं के, हालांकि हकीकत मुझे भी लग रहा था, क्योंकि हर रोज जो भी पहाड़ी लीडर था वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा था, तो ये लग रहा था कि शायद जब लीडर गए तो उनके लोग भी उनके साथ, उस इलाके से बीजेपी के प्रेसिडेंट हार गए। ओह, प्रेसिडेंट हार, आप देख रहे हो कि कमाल की बात है ना, बीजेपी जीत रहा है और प्रेसिडेंट हार रहा है जी। तो ये सब जो डिविजन्स थे ये आर्बिट्रेरी साबित हो गए। मतलब यहाँ
जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने लिखा भी है कई बार कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कंप्लीटली सियासी हैं। ये सियासत खाते हैं, ये सियासत पीते हैं, ये सियासत सोते हैं, ये सब सियासी हैं। और इस ओवर पॉलिटिसाइजेशन की वजह से अब ये सियासत के शिकार हो गए। ठीक है, लेकिन ये बात है कि इस इलेक्शन में मतलब जिन चीजों पर तकिया था, कहते हैं ना वो शेर है कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, वो वाजे हो गया। मतलब आप देख लीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा में कंगन से मियां अल्ताफ को लिया और लड़ा दिया अनंतनाग राजौरी से, और वो जीत गए। वो जीत कहाँ गए? वो जीत तो मतलब एक वोट से होती है। वो बहुत मतलब उन्होंने बड़ी क्वांटम जंप मारी वहां से। अच्छा, अब ये असेंबली का मतलब आप देख लीजिएगा, लेकिन एक डिवीजन रहा, पूरा कॉमनल डिवीजन, नॉट अ गुड वन। मतलब अब आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप मतलब ये अपनी मर्जी है। लेकिन हकीकत यह है कि आपके यहाँ एसटीज के लिए सीट्स हैं और एससीज के लिए सीट्स हैं। मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट नहीं है, ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट जो भी सीटें हैं वो सब हिंदुओं की हैं, ठीक है, तो वो सब सीटें स्वीप कर दी बीजेपी ने। अब जो एसटी की रही, एसटी में गुजर आते हैं, बकरवाल आते हैं, पहाड़ी आते हैं, और भी बहुत सारी लोग आते हैं, तो उनमें से कोई सीट उन्होंने ली नहीं। जी, आप समझ गए मेरी बात। तो ये की टेक अवेज थे इस इलेक्शन के, जो हिस्ट्री में जिसका इंदराज हिस्ट्री में बहुत ही हिस्टोरिक रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो हमने सोचा कि हल्फ बर्दारी से पहले आपको बता दें, आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, और इस बार जो है तमाम तर नजरें जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जम्मू कश्मीर की इस इलेक्शन पे थी, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था कि जो ये प्रोसेस है ये एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आए। और एक बात लास्ट में, ये जो मैसिव मैंडेट उनको मिला है, मतलब अब ये मैंडेट इतना हैवी है कि मेरे हिसाब से और एक्सपेक्टेशंस इतनी तूफान की हैं, वो खुद कहीं दब न जाए और खुद परेशान हैं, जहां तक मैं जानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जैसा इन्होंने आखिर में कहा कि अब बोझ इतना ज्यादा है उनके खानों पे कि कहीं वो खुद इसके बोझ के तले जो है दब न जाए। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है वो सरकार कैसे चलाती है। जैसा कल केजरीवाल यहाँ आए थे तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कहा कि अगर आपको कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़े तो मुझसे पूछें, क्योंकि मैं भी एक हाफ स्टेट चला रहा हूं और आप भी जो है एक हाफ स्टेट चलाने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।